जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित सीरीज है ये, ठीक है। सामान्य अध्ययन का ये टेस्ट है बेसिकली। ये ध्येय आईएएस का ये डीएससी का टेस्ट है, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ पूरी सीरीज है ये। इसमें आपको जीएस तो मिलेगा मिलेगा, उसके साथ ही आपको इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। इसमें पूरा एक कंप्लीट पैकेज है ये, तो कंप्लीट एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। आप लोग इसको लगाइए, साथ साथ में प्रैक्टिस करिए, पेन और कागज़ कलम लेकर बैठिए, ठीक है। और आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए, आप जितना अभ्यास करेंगे ना, चीज़ों को अभ्यास से ही बेहतर किया जा सकता है। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका जो ये लक्ष्य है, मैंने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है आपके लिए, वो आप उस लक्ष्य तक आप पहुँच पाएंगे, ठीक है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप फिर पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ये 10वां ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, किसका? ये ध्येय आईएएस का। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इस सीरीज का ये 15वां है ये, ठीक है। 15वां इसका ये क्या है, इसका टेस्ट है ये, ठीक है, इस सीरीज का जीएस का, ठीक है। इसके पहले भी मैंने करवा रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं हल किया है, तो अभी भी आप उसको 1.5 की स्पीड से या 1.25 की स्पीड से फटाफट देख लीजिए। 1 से सवा घंटे का वीडियो होता है, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं व्याख्यायित भी करता हूँ, ठीक है। एक प्रश्न के साथ आपको 3-4 प्रश्न, आपका अच्छा अच्छा खासा आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाइए आप, सब्सक्राइब का बटन भी दबा लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्बेंस रहे, कुछ आवाज़ आए इधर उधर से, तो उसको आप थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, ठीक है। उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये 10वां टेस्ट है इसका, ठीक है, फुल लेंथ। और इसमें आपको सामान्य अध्ययन के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। सुमेलित नहीं है या सुमेलित है, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और इस चक्कर में आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। देखिए, भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, बिल्कुल सही माना जाता है। इसी ने कॉर्नवालिस कोड भी लागू किया था, ठीक है। ये जो और भी थी, पुलिस सेवा का जनक भी इसको माना जाता है, ठीक है। ये 2 बार बना है, जो गवर्नर मतलब बन के आया था, हालांकि उसमें आते ही उसकी मृत्यु हो गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो पहली बार आया, उसके बाद दूसरी बार जब ये 1805 में आया ना, 1805 में दूसरी बार जब आया ये, तो ये इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी जो कब्र है वो गाजीपुर में है। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न शायद पूछा गया है कि किस गवर्नर की जो कब्र है वो गाजीपुर में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लाट साहब का मकबरा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो गाजीपुर में है ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ये देखिए, तो ये तो सही है, ये वाला सही है, ठीक है। इसमें लॉर्ड वेलेस्ली टेनेंसी एक्ट, बेसिकली ये इसके वेलेस्ली के टाइम पे नहीं आया था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था 1822 में। ध्यान रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, ठीक है। ईयर जरूर हो सकता है, क्या पता मैचिंग में पूछ ले ईयर, ठीक। तो ये याद रखिएगा। और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आया था। उसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जान लीजिए, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ये जो सहायक संधि है ना, सहायक संधि, वैसे तो सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले ने की थी, लेकिन इसका जो बेहतर तरीके से जो एग्जीक्यूशन है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी, ठीक है। इसने बहुत सारे जो यहाँ पे देसी रियासतें थी उनको इस सहायक संधि के तहत जो है वो लेकर आया, और ब्रिटिश साम्राज्य को इसने दृढ़ता प्रदान करी, ठीक। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो पूछा जाता है, कैसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले किसने सहायक संधि ज्वाइन करी थी? तो निज़ाम ने, ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम ने। उसके बाद मैसूर, तंजावुर, अवध, ठीक है। फिर उसके बाद पीबीएस, यानी जो भोसले वगैरह थे, ये सब है ना। तो ये सारे जो है मराठा भी कर लिए थे ये सब, ठीक। ये याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा टेनेंसी एक्ट। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था। वेबकत का सिद्धांत मैंने बता दिया आपको, तो ये वेबकत का सिद्धांत इससे संबंधित है, नहीं, ये तो इसी से है, ठीक है। ये डलहौजी से ही है, ठीक है। 1856-57 में ये आया था, उसके बाद ही ये 1848 में आया था, ठीक है। वहीं से इसने ये सब काम शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये वेबकत सिद्धांत भी काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। जैसे वेबकत सिद्धांत में क्या था, इसने सबसे पहले जो किया था, किसको किया था? सतारा किया था, ठीक है। फिर जैतपुर, संभलपुर, फिर बघाट। इसका एक क्रम है, क्रम पूछता है बहुत। तो सबसे पहले सतारा आता है, फिर जैतपुर, संभलपुर 1849 में,
1848 में सतारा, फिर 49 में ये सब जैतपुर संभलपुर, ठीक है। 50 में बघाट आता है, 53 में आपका ये झांसी आ जाता है, 54 में नागपुर, इस तरीके से पूछता है, ठीक है। अवध को भी 1856 में, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका एक बेहतर जो क्वेश्चन बैंक है वो तैयार हो जाए, ठीक है। उत्तर तो मैंने इसका बता ही दिया। प्रथम कारखाना अधिनियम ये आया कब था? 1881 में आया था, लॉर्ड रिपेन के टाइम पे। याद रखिएगा, रिपेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। मैंने 4 वीडियो डाले हैं ये इससे गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और ये वायसराय से संबंधित। उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। आई पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। उसमें देखिएगा मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं सबके बारे में, ऐसे ऐसे फैक्ट्स जो आपको मतलब एक बुक में नहीं मिलेंगे। तो कई सारी बुक का कंपाइलेशन करके मैंने बताया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। रिपेन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी एक, उन्होंने भारत का उद्धारक कहा था इसको, किसको? लॉर्ड रिपेन को कहा था। एल्बर्ट बिल विवाद इसी के समय पे हुआ था, इसी के टाइम पे हंटर कमीशन आया था, याद रखिएगा, 1882 में। ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था एक कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। इसी के समय पर जो प्रथम जनगणना हुई थी, और मतलब सही तरीके से जनगणना जिसको कह सकते हैं, सुचारू रूप से, शुरुआत तो हो गई थी मायो के टाइम पे 72 में ही, 1872 में, लेकिन 1881 में पहली बार जो है सुनियोजित ढंग से ये शुरू करा था इसने ही, ठीक। इसी के समय पर शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा व्याख्या हो गई इस तरीके से तो 2-3 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा। चलिए, एनी हाउ जहाँ लगेगा वहाँ मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, बेहतर तरीके से। देखिए, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, मैच करिए। देखिए, अनुशीलन समिति आप पी मित्रा से मिलाइए इसको, ठीक है। अभिनव भारत ये वी.डी. सावरकर की संस्था थी, ठीक है, वी.डी. सावरकर की संस्था थी। तो ए का टू एक ही में है ही है, आप मिला के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, बी का 3 अभिनव भारत ये वी.डी. और ये इंडियन रिपब्लिकन जो आर्मी है ये आपका सूर्यसेन से संबंधित है, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, मैंने पहले ही बता दिया। इस तरीके से जैसे आपको सब नहीं मिलाना है एग्जाम में, एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे इस तरीके का प्रश्न देखेंगे तो जो आपको मैच कर गया, एक अगर मैच कर गया, मैंने जैसे मिलाया कि ए का 2, ठीक है, अनुशीलन समिति ये पी मित्रा, ए का 2 मिल गया ना, टिक लगाइए और आगे बढ़िए। एलिमिनेशन मेथड यही होता है, इसके बाद आगे आपको मैच करना ही नहीं है। शायद अगर कहीं ए में 2 अगर और कहीं होता तब तो मैच कर सकते थे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। और ये प्रश्न ऐसे ही होते हैं, 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अगर हार्ड हो गया तो 3, ये ऐसे करके आता है। एक ही कई बार मतलब ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं जिसमें कि एक ही आप पकड़ में आ गया तो पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है आपको। तो देखिए, इसमें तिलक द्वारा जो होम रूल की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी तिलक द्वारा? तो ये अप्रैल 1916 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है, अप्रैल 1916 में, ठीक है ये, ठीक। गांधी जी कब आए थे भारत से? तो 1915 में आए थे ये, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन और लीग समझौता जो हुआ था वो दिसंबर 1916 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में, ठीक है, याद रखिएगा। एनी बेसेंट ने जो स्थापना की थी ये, इन्होंने कब करी थी? अच्छा, ये माफ़ कीजिएगा, ये जो है, हाँ ठीक है, ये सितंबर में हुआ था, इनका ये सितंबर में हुआ था जो एनी बेसेंट ने करी थी। तिलक जी ने वो होम रूल लीग 1916 अप्रैल में और ये सितंबर में करा था इन्होंने, एनी बेसेंट ने, दोनों लोगों ने होम रूल आंदोलन चलाया था, लीग की स्थापना करी थी, ठीक। तो याद रखिएगा, अगर इस हिसाब से देखेंगे तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका बनेगा 2, 1, 4, 3, यानी कि सबसे पहले गांधी जी वापस आए, फिर उसके बाद ये तिलक जी द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई, उसके बाद आपका एनी बेसेंट, और उसके बाद ये दिसंबर में सबसे लास्ट में ये इसका अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ के निवासियों को एबॉर्जिन्स कहा जाता है या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के निवासी जो मूल निवासी हैं उनको एबॉर्जिन्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, ठीक है। देखिए, इसमें जनजाति और राज्य पूछा है इसमें, तो लाखेर मिजोरम की है, ठीक है, रियांग त्रिपुरा की, अंगामी ये आपके नागालैंड, और गद्दी जो है ये हिमाचल और जम्मू के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको लाइक कर दीजिएगा यार, और शेयर करिए इसको फटाफट, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या होता है? ब्लॉक पर्वत समझिए, जैसे ये एक है, इधर ये है ऐसे, मतलब ये पूरा जैसे पृथ्वी का खंड है ये, ठीक है। तो एक ऐसे क्या होता है कि एक भाग ऊपर रह जाता है और एक भाग जो है वो नीचे धंस जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ऊंचा ये चीज़ ऊंचाई पर चला जाता है, मतलब ये भ्रंश का एक वो बन जाता है, ठीक है। तो इसे
भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है, तो एटलस जो है ये भ्रंश पर ये नहीं है ब्लॉक पर्वत, ठीक है। बाकी ये सॉल्ट रेंज आपकी कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज, वासजियस ये आपका फ्रांस में है, ठीक है। ये हॉर्ज आपका जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट भी है, सतपुड़ा भारत में जो है सतपुड़ा है इसका उदाहरण, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो एटलस है, एटलस नहीं है। एटलस बताइए आप कमेंट करके कि किस महाद्वीप में पड़ता है, महाद्वीप बताइए, देश छोड़ दीजिए आप, महाद्वीप बताइए कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत ये श्रेणी पड़ती है, ठीक है। जो कमेंट करिएगा आप लोग। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, ठीक है, दौरान मैग्मा धरातल पर पहुंचता है तो उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो उसका मुख्य स्रोत ऊपरी मेंटल है, मेंटल, ठीक है। कई भागों में पृथ्वी का जो कोर है, अंदर का जो भाग है ये पृथ्वी का, उसको काट के कई मतलब अगर देखेंगे जैसे उसका विन्यास कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे ऊपरी परत जो है वो क्या कहलाती है, पृथ्वी की ये परत ऊपरी परत कहलाती है, ठीक है। जिसको कि आप क्या कहते हो, ये परपटी कहते हो ना, परपटी। फिर उसके नीचे आपका मेंटल आता है, ठीक है। मेंटल के बाद फिर आपका क्या आता है, कोर आता है या क्रोड बोलते हैं, जो भी बोलिए आप, ठीक है। परपटी में भी ऊपरी नीची होती है, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली। मेंटल में भी वही है, ऊपरी और नीची, निचला क्रस्ट ऊपरी, ऊपरी मेंटल, निचला निचली मेंटल, ऐसे करके, ठीक है। कोर में भी वही होता है, ऊपर ऊपरी क्रोड और अंदरूनी या निचला क्रोड कह सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें वही बोल रहा है कि कहाँ से आता है वो मैग्मा, तो वो जो मेंटल है ना, ऊपरी वाला जो मेंटल है, मेंटल का भाग, ठीक है, उसी में ये आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसी से आता है। यहाँ पे कुछ कटक दिए हुए हैं और उनको मिलान करना है, पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, सही पूछा है ना, हाँ सही सुमेलित पूछा है इसमें। तो देखिए जो सिविल टॉमसन कटक है ये आपका कहाँ पे है, ये अटलांटिक महासागर में है। एम्स्टर्डम ये आपका हिंद महासागर में है, एम्स्टर्डम कटक। और सोलोमन कटक ये भी प्रशांत महासागर, यानी कि करेक्ट आंसर इसका डी होगा, सारे सही हैं। जब एक ध्वनि तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि कौन सा ऐसा इसमें उसका यह है राशि है जो बदलती नहीं है, तो आवृत्ति नहीं बदलती उसकी, ठीक है। याद रखिएगा उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। इनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है चलने के लिए। ये आपका जब अगर कहीं पे वैक्यूम है तो वहाँ पे ये नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनको माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है, तो बिल्कुल ठीक है, तेजी से चलती है ना, ये तो सही है। शीतकाल में इनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, शीतकाल में आवर्त नहीं बढ़ता है, आवर्तकाल घट जाता है, ठीक है। इनका शीतकाल में आवर्तकाल घट जाता है। और लंबाई देखो होता क्यों है, क्योंकि जब गर्मी आती है तो लोहा जो होता है, लोहा वो जैसे क्या होता है ना, फैलता है, ठीक है। इसीलिए देखिए आपकी जो रेल की जो ट्रेन की जो पटरियाँ होती है ना, उनमें गैप छोड़ा जाता है थोड़ा थोड़ा, मतलब आप देखिए कभी उनको जाके, वो गैप क्यों छोड़ा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि लोहे का जो वो होता है ना, मतलब उसमें आयतन कह सकते हो आप उसको, वो थोड़ा सा बढ़ता है वो, ठीक है। और वो जो बढ़ता है तो इसी वजह से वो गैप छोड़ा जाता है। यहाँ पे जैसे अब ठंडियों में क्या है, सिकुड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सिकुड़ जाता है, ठीक है, वो बहुत माइन्यूटली, मतलब पता भी नहीं चलेगा आपको। तो ये चीज़ है कि इस वजह से अब चूंकि यहाँ पे घटता है लिखा होता तब तो सही था, तो इस वजह से ये गलत हो गया, यानी कि ए सही है और आपका आर गलत है, ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए ग्रेफीन ये कार्बन का ही एक प्रतिरूप है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसमें सेविन ये लेड युक्त पदार्थ नहीं है, ये सेविन क्या है, ये लेड युक्त पदार्थ नहीं है, ये एक बेसिकली क्या है, कीटनाशक है ये, ठीक है, क्या है, कीटनाशक, याद रखिएगा। पायरिन ये अग्निशामक है, ठीक है। और टेफ्लॉन ये सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सेविन, ठीक है, कीटनाशक है वो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अमापा खान ये मैग्नीज, ठीक है, बिल्कुल सही है ये, दुनिया की सबसे बड़ी ये खान है ये मैग्नीज की। किम्बरली ये हीरा के लिए ठीक है, ठीक है। मेसाबी ये आपकी लोहा के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। ये होम स्टेक जो है ये खान, ये है कहाँ पे, बेसिकली यूएसए में है। मेसाबी भी आपका यूएसए में है, याद रखिए। किम्बरले आपका ये दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और अमापा ये ब्राज़ील में। तो ये कोबाल्ट के लिए नहीं है, ये सोना के लिए है, किसके लिए, गोल्ड के लिए, ठीक, याद रखिएगा ये गोल्ड के लिए फेमस है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 में किस वर्ष तक प्रजनन दर को 2.1 लाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2.1 जो लाने का लक्ष्य रखा गया है वो 2026 तक है, ठीक है। और 2030 तक इसका और कम है, 1.9 है आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो 1.9 है, तो याद रखिएगा ये, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है।
कि कितना है 2030 तक, कितना लक्ष्य रखा है इन्होंने, 1.9 ही है शायद, हाँ ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन सी एक योजना कोविड-19 महामारी के बाद निराश्रित हुए बच्चों से संबंधित है? तो ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है, ये आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे क्या होता है कि 18 साल तक उनको शिक्षा और ये सब पैसा वैसा पूरा दिया जाता है इसमें, ठीक है, पूरी व्यवस्था की जाती है इसमें, ठीक। तो ये याद रखिएगा, उनको एक तरीके से उनका भरण भरण पोषण किया जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है। पैसे भी दिए जाते हैं, अगर उनके कोई मतलब पेरेंट्स हैं या उनके गार्जियन जो हैं, उनको पैसा भी दिया जाता है, ठीक, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थान लखनऊ में अवस्थित नहीं है? देखिए, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है वहाँ पे, बिल्कुल है, ठीक है। केंद्रीय उपोषण ये भी है, ठीक है। ये बायोटेक पार्क भी आपका वहीं पे पड़ता है। लेकिन ये जो सरदार वल्लभ भाई कृषि ये पटेल वाला है, ये यहाँ पे नहीं है, ये मेरठ में है ये, ठीक है, याद रखिएगा, ये मेरठ में है, बाकी सब लखनऊ में ही है, ठीक। देखिए, अब यहाँ पे देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नजीमाबाद ये आपका प्लाईवुड के लिए फेमस है, बिल्कुल ठीक है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, और ये वाराणसी कास्ट के लिए, बिल्कुल ठीक है। ये आपका लखीमपुर खीरी नक्काशीदार कास्ट कला के लिए नहीं फेमस है। ये जो नक्काशीदार कास्ट कला है, ये सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, बिजनौर, उन्नौर, इधर इन जगहों पर ये मिलता है, ठीक है, इन जगहों पर इनका उत्पाद है ये, ठीक, याद रखिएगा। लखीमपुर खीरी किसके लिए प्रसिद्ध है आप बताइएगा? जनजातियों से संबंधित है, बताइएगा आप किससे संबंधित है, क्या कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है? तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि कौन से नृत्य कहाँ होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुम्हार जो जाति द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है, इसमें धुरिया है जो कि ये किया जाता है, ठीक है, स्त्री वेश धारण करके पुरुषों द्वारा बेसिकली किया जाता है, ठीक है, धुरिया नृत्य, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा धीवर जो ये है, ये क्या है? तो ये मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला कहार जनजाति द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा ये, ठीक है। कर्मा आपका ये सोनभद्र और इधर मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में ये लोक नृत्य है। और नटौरी आपका क्या है? नटौरी भी ये आपका पूर्वी जो यूपी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसमें ये यादवों और अहीरों द्वारा ये किया जाता है नटौरी। तो ये इनका क्षेत्र भी याद रखिएगा, ठीक है। मैंने यूपी स्पेशल वाले में बहुत सारे प्रश्न इस तरीके से करवा रखे हैं, उसका 12, 13, 14 वीडियो है, वो देख डालिए आप पूरा। यूपी स्पेशल के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए हुए हैं और जो कुछ नए प्रश्न हैं, वो सब उसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो उसको देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17वें का धुरिया नृत्य होगा। टिट्रिकल एक संकर प्रजाति है, तो किससे ये बनाया गया है? ये तो गेहूं और राई के मध्य ये संकर ये बनाया गया है ये प्रजाति, ठीक। टेट्रिकल याद रखिएगा। पौधे का फसल और प्रजाति दी हुई है, आपको मैच करना है इसमें से। देखिए इसमें से तो आलू, ये नाम से ही आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, कुफरी चिप्सौना 2, ठीक है नाम से समझ में आ जाएगा। मटर आपका ये अपर्णा, ठीक है। गेहूं आपका कल्याण सोना, और आम ये सिंधु। अगर इस तरीके से आप मैच करेंगे तो ए का 1 दो जगह मिलेगा आपको। मटर अगर आप देखिए अपर्णा, बी का 3, बी का 3 यहाँ है, बी का 2 इसमें नहीं है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 में देखिए आपका आंसर निकल आया, मैंने जैसे बताया था ना कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं, तो ये निकाल लीजिए इससे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, मूंगफली की फसल में निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, तो कौन क्या चीज़ ऐसा है जो जिसकी अधिक आवश्यकता पड़ती है? तिलहनी फसल है मूंगफली, आपको पता है, तो उसमें जो है आपका जिप्सम जो है ये इसकी आवश्यकता अधिक पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें जलप्रपात दिए हुए हैं और नदी, इनसे आपको मैच करना है। तो देखिए, चूलिया जलप्रपात कहाँ है? तो चंबल पे। हुंडरू आपका कहाँ पड़ता है? ये स्वर्ण रेखा पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे ए का 4 हो गया, अब ए का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 जगह हो गया, बाकी को आप काट दीजिए। इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। हुंडरू देखिए यहाँ पे बी यहाँ भी है, यहाँ पे है नहीं, तो ये मतलब आपका ये ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका पुनासा देखिए, पुनासा आपका ये टोन्स पे, और सॉरी पुनासा पुनासा तो आपका नर्मदा पे है, और ये झारखंड ये आपका टोन्स पे, ठीक। ये इसी तरीके से मैच कर लीजिए आप, तो ये आपका हो गया ये करेक्ट आंसर ए, ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लेके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और साथ साथ में आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि आपके कितने आंसर सही हुए, बाद में ही कमेंट कर दिया करो आप, पीडीएफ से जब कर लेते हो, ठीक है, वीडियो देख लिया करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति कितने मीटर गहराई पर तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है? तो ये देखिए, जब आप 32 मीटर जाते हैं गहराई पे, तो आपका 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं
किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब एक ही प्रजाति है तो क्या होगा, वो एकल ही तो होगा। एक ये पारिस्थितिकी होगा, एकल नहीं होगा, स्वपारिस्थितिकी होगा, ठीक है। एकल नहीं कहते उसको, मतलब एक ही है, उसको स्वपारिस्थितिकी बोलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें से राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1988 में, ठीक है। ट्राइफेड आपका 1987 में, और ये जो कृषि मूल्य आयोग है जो कि एमएसपी वगैरह निर्धारित करता है, ठीक है, रिकमेंडेशन देता है, वो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1965 में हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें सभी सुमेलित हैं, ठीक। डी करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से ऋण सहायता मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष केसीसी जो बोलते हैं ना, किसान क्रेडिट कार्ड, केकेसी, ठीक है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा ये 98 में हुई थी, ठीक है। आप इसको कमेंट करके बताइए कि इस योजना की जो शुरुआत हुई थी, ये इसकी किस समिति ने इसकी सिफारिश करी थी, किसकी समिति की सिफारिश पर ये शुरुआत की गई थी? कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से धान यहाँ फसल दिया हुआ है और रोग, तो कौन सा है? देखिए अरहर में उखठा लगता है, बाजरा में टिक्का लगता है, ठीक है। और इसमें आपका एक मिनट, एक सेकंड, हाँ ठीक है, चलिए इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, पूछा है, मुझे लगा कि सुमेलित है पूछा है, ठीक है। देखिए धान में आपका क्या है? ये टुंगरो, ठीक है। अरहर में उखठा, ठीक है। टिक्का रोग ये मूंगफली का है, ये बहुत ही फेमस रोग है ये फेमस है मतलब जानते हैं लोग, ठीक है। तो ये सी वाला गलत है, बाकी ये सही है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गेहूं की प्रजाति नहीं है? देखिए तो कौन सी है? देखिए इसमें से गेहूं की प्रजाति यूपी 308 भी है, राज 3077 भी है, पूसा सिंधु गंगा ये भी है, ठीक है। पूसा सुगंधा नहीं है ये, ठीक है, याद रखिएगा ये धान की है, ठीक। किसकी है? ये धान की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, फटाफट देखते हैं। नीचे अब अवकथन और कारण वाला देखिए, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बिल्कुल सही है, डेल्टा नहीं बनाती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। यह भ्रंश घाटी में होकर बहती है, तो ये भी ठीक है। तो इसका जो कथन कारण है वो मतलब सही है, और उसकी वो व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है? तो ये याद रखिएगा, ये के एम मुंशी ने कहा है इसको, ये राजनीतिक जन्म कुंडली। मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये सारा फ़ोटो खींच करके मतलब उसकी पिक्चर भी शेयर कर रखी है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर ये सारी चीज़ें मैं बीच बीच में देता रहता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने क्या कहा है किसके बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने पहले भी बता रखी है, ताबड़तोड़ सीरीज में भी बता रखी है, ठीक है, उसको भी देखिए आप लोग, ठीक है। कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये ग्रीवा खंड प्रकार के वलन का उदाहरण है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ये एस्टेंसिया है, ये बेसिकली है क्या? ये एस्टेंसिया तो ये है आपका ये बृहद पशुपालन केंद्र वहाँ खोले गए हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिया, ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित सल्तनत कालीन सुल्तानों में किस एक ने अपने वफादार गुलामों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान चहलगानी कहा है? तो तुर्कान चहलगानी ये निर्माण किसने करा था? ये बेसिकली इल्तुतमिश के समय पे ये शुरुआत की गई थी। इसमें 40 जो है ये इसमें तुर्क बेसिकली हुआ करते थे, जो कि मतलब अच्छे उस पर हुआ करते थे ओहदों पर, ठीक है। इनसे मतलब इनकी सलाह से, इनके मशवरा से करके निर्णय लिए जाते थे कुछ कुछ, है ना। इनसे मतलब पूछा भी जाता था क्या है कैसे है, तो इस तरीके से अगर कुछ है तो सलाह भी देते थे, ठीक। तो ये याद रखिएगा, तुर्कान चहलगानी जो है ये किसके द्वारा? ये इल्तुतमिश ने बनाई थी, ठीक, याद रखिएगा। इल्तुतमिश का शासन 1210 से 36 तक चला है, ठीक। ये वास्तविक संस्थापक यही माना जाता है गुलाम वंश का। इलबारी वंश का था वैसे ये बेसिकली, ठीक है, लेकिन गुलाम वंश में ही था ये, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ऐबक जो है वो किसका गुलाम था? गोरी का, और ये इल्तुतमिश जो है इसका गुलाम था। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए तो देखिए ये अकबरनामा अबुल फजल, ठीक है। हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम, ठीक है। मजम उल बहरीन ये दारा सुको की है, तो ये इसमें सारे सही हैं, डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मंदिर मार्तंड मंदिर, तो ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ललितादित्य मुक्तापीठ, और ये है कहाँ पे? तो कश्मीर में है। तो ये 3-4 प्रश्न एक प्रश्न से आप निकालना सीखिए, ठीक है। तो ये पूछा है कि कौन सा वंश है ये इनका, तो ये कारकोट वंश का था ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन अल्पता का रोग है? तो ये याद रखिए क्वासरकोर,
ठीक। एनीमिया आपको पता है ये लोहे की, उससे आयरन की कमी से होता है, ठीक है। ये स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। आप कमेंट करके बताइए ज़ीरोप्थैल्मिया किसकी कमी से होता है, कौन से विटामिन की कमी से, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। देखिए, किसी जलीय निकाय में जैव ऑक्सीजन मांग के अधिक होने का क्या कारण है, मतलब रीज़न क्या है। देखिए, जलीय निकाय जो है, जैव ऑक्सीजन जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन होती है उसका डिमांड अगर बढ़ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वो बढ़ गए हैं, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है तो वहाँ पे जीवों की संख्या इस एक तरीके से बढ़ गई है, तो वो क्या कहलाता है, सुपोषण कहलाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं सुपोषण, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। और वहाँ पे बीओडी बढ़ा, दैट मीन्स वहाँ पे प्रदूषण बढ़ गया, ठीक है, प्रदूषण बढ़ गया। तो ये जैसे जल का संक्रमित होना बताता है, वो एक चीज़ तो ये भी बताता है। और उसमें जो बीओडी है, ठीक है, बीओडी जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो, और ये डीओ बोलते हैं उसको, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, उसकी कमी होने लगती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन में, जल में ऑक्सीजन होती है, घुलित ऑक्सीजन, उसकी कमी होने लगती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी ये कहाँ पे है, याद रखिएगा, ये जो है आपका भोपाल में है, हाई सिक्योरिटी डिजीज लेबोरेटरी, एनिमल डिजीज लेबोरेटरी। तो ये कहाँ पे है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है, कहाँ पर है जहाँ पे सर्वाधिक है, एसटी, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, कहाँ पे है सर्वाधिक, कहाँ पे है, तो ये आपका दादर नगर हवेली में है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, घनत्व बताना है इसमें, जनघनत्व, वो भी बढ़ते क्रम में बताना है। तो ये सब बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। गोवा का 394 है, ठीक। महाराष्ट्र का आपका 365 है, ठीक है। कर्नाटक का आपका 319 है, ठीक। और असम का आपका 398, यानी असम का इसमें सबसे अधिक है। तो 3 नंबर आपका सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 4213, ठीक है। ये लिख लिया है मैंने, आप लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वर्ग 1 के नगरीय संकुलनों की संख्या कुल कितनी थी, उस समय कितनी थी, तो 468 थी, ठीक है। अभी तो बहुत बढ़ गई होगी। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी एक सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है, तो देखिए, ये नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सभी है। हर्षचरित ये बाणभट्ट के द्वारा रची गई थी, ठीक है, ये हर्ष द्वारा नहीं रची गई थी, ठीक है। हर्षचरित, हर्ष का जो जीवन चरित है वो, ये पहला ऐसा वो था, ये पहली ऐसी ये इतिहास है या जीवन चरित है जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी एक प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें देखिए, कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र, ठीक है। चुआर ये आपका बंगाल में, रामोसी ये मेघालय में थोड़ी हुआ था यार, रामोसी विद्रोह ये आपका इधर पश्चिमी घाट में हुआ था, महाराष्ट्र में इधर, ठीक है। बाकी ये रंपा विद्रोह ये सही है, तो ये करेक्ट आंसर सी होगा इसका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रहनुमाई मजदायसन सभा के संबंध में सत्य है, देखिए, सत्य है, यह सभा पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित थी, तो बिल्कुल ठीक है। इस संस्था ने राफ्ट गुफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो ये भी ठीक है, ये मतलब दोनों कथन एकदम सही हैं, ठीक है। आप कमेंट करिए कि ये जो बनाया किसने था, ये जो सभा है रहनुमाई मजदायसन, ये संस्थापक कौन थे इसके, ठीक, कमेंट करिएगा आप लोग। देखिए, कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन सा एक गांव में आयोजित हुआ था, यानी प्रथम अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित हुआ था, ठीक है। मैं इसमें इसमें बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि पूछते ही हैं बताते नहीं हैं, ठीक है। रहनुमाई मजदायसन जो है ये नौरोजी फरदेन जी और दादा भाई नौरोजी और अन्य लोग भी थे, तो इन लोगों का मुख्य मुख्य नाम था इसमें, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस, हाँ, तो इसमें फैजपुर वाला जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था ये 1937 में, ठीक है। इसमें जो है ये गांव में हुआ था फैजपुर का। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। त्रिपुरी और हरिपुरा, ये दोनों का जो इसके जो अध्यक्ष रहे हैं ये सुभाष चंद्र बोस रहे थे, ठीक है। पहले हरिपुरा 1938 में जो हुआ था इसमें रहे थे, फिर दोबारा वो जब त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ वहाँ भी वो अध्यक्ष चुन लिए गए थे। हालांकि उसमें कुछ गांधी जी से विवाद हो गया था, तो त्रिपुरी संकट के नाम से भी फेमस है, ठीक है। उसके बाद उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था अध्यक्ष, उन्होंने छोड़ दिया था अध्यक्षता, और कांग्रेस दोनों ही छोड़ दिया था उन्होंने, ठीक है।
किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, तो ये याद रखिएगा। वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाशीय वज्रपात किसने कहा था? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको कहा था कि ये आकाशीय वज्रपात है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर ये एक तरीके से बहुत ही मतलब कठोर एक प्रतिबंधन लगाया गया था। ठीक, वर्ष 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो ये महात्मा गांधी ने करी थी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के अभिलेखों में उसके लिए गजबेटकर हाथियों का शिकारी शब्द कहा गया है? तो इसको देवराय द्वितीय को, ठीक है, देवराय द्वितीय को ये चीज़ बोला जाता है। ठीक, ये गजबेटकर कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है? तो पंचार्थिक किसको कहा जाता है? पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो लकुलीस ने, याद रखिएगा, लकुलीस। ठीक, पूछा जाता है, मैचिंग में आता है बेसिकली। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, तो इसमें अभिलेख दिए हैं और यहाँ से संबंधित शासक। तो देखिए, ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? इसमें देखिए, ग्वालियर अभिलेख जो है ये नरेश भोज से है। ठीक है, देवपाड़ा ये विजय सेन से, नासिक अभिलेख ये गौतम बलश्री से, भीतरी ये समुद्रगुप्त से नहीं है, स्कंदगुप्त से है। ठीक है कहाँ पे ये भीतरी भीतरी अभिलेख? ठीक है, तो ये है कहाँ पे? आप कमेंट करिए ये। ठीक है, गाजीपुर में है या गोरखपुर में? आप कमेंट करके बताइएगा। 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, भीतरी स्तंभलेख कहाँ पे है? तो ये स्कंदगुप्त से, यानी कि यही वाला जो है मिसमैच्ड है, बाकी सही है सुमेलित। समुद्रगुप्त से जो संबंधित है वो मतलब इसके लिए जो लिखी गई है, कहाँ पे है इसका जो इसके लिए इसके द्वारा जो लिखा गया है या इसके बारे में जो लिखा गया है अभिलेख, वो कहाँ पे है? तो ये मैं प्रश्न इसलिए पूछता हूँ आपसे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सब बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर अपने दिमाग का जो ये है ना घोड़ा है, उसको दौड़ाएंगे तो आप बेहतर रहेंगे, आपका दिमाग चलता रहेगा। इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ और प्रयास किया करिए आप लोग। भले ही आप गूगल से या किसी किताब से कहीं से भी नोट से भी देख के आप बताइए, लेकिन आप बताइए, कमेंट किया करिए आप लोग। ठीक है, मिन्हाज सिराज की पुस्तक तबकात नासरी को गुलाम वंश के किस शासक के लिए था ये? तो नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद को इसने मतलब कहा था कि ये गुलाम वंश में मतलब सबसे जो है अच्छा इसको शासक माना था, सम्राट। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये टोपियाँ सी करके ये अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, बलवन का बेसिकली ये दामाद था और इसको धीरे धीरे उसने, कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे मीठा जहर देते देते उसको मार दिया और स्वयं जो है उसने गद्दी हथिया ली थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया हुआ है? तो देखिए, इसमें से किसने है दिया हुआ है? तो मातवालिन ने दिया हुआ है। आए सभी हैं इसमें से, लेकिन विवरण जो है वो भारत और चीन के संबंधों के बारे में विवरण मातवालिन ने दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न युग्मों में से एक्चुअली ये चालुक्य शासनकाल की बात कर रहा है, बाकी तो सब अलग अलग आए हैं ना ये। ठीक है, बाकी तो सब अलग अलग शासनकाल में आए हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। टेलर घाटी देखिए, इसमें अंटार्कटिका में है। पंजसीर ये अफगानिस्तान में है। ठीक, लॉयर घाटी ये आपका पेरू में नहीं है। ठीक है, लॉयर घाटी कहाँ है? ये फ्रांस में अवस्थित है। ठीक है, फ्रांस में है। बाकी ये रैबिट घाटी जो है ये यूएसए में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर कलंक, इसके बारे में कथन दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ये सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग होते हैं, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। और इनका तापमान लगभग इतना डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन इसके सही हैं। ठीक, देखिए अभिकथन देखिए, नॉर्वे का तट फियर्ड तट का सुंदर उदाहरण है। तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये एकदम सही है। ठीक, और इस तट का निर्माण हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे अंशतः धंस जाने से हुआ है। तो दोनों सही है, कथन कारण और ये भी इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो ओजोस डेल सलाडो है, ये है कहाँ पे? तो ये चिली और अर्जेंटीना के उस पे है, इनके सीमा पर है। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना, यानी कि आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि इनमें से क्या नहीं प्रदर्शित करती? तो क्या नहीं प्रदर्शित करती भैया? पूंजी की जो प्रति इकाई पर कम उत्पादन प्राप्त होना, ये तो प्रदर्शित करता ही है।
पूंजी की प्रति इकाई पर अधिक उत्पादन, ये बिल्कुल नहीं है। तभी तो आप अगर उसको ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी ये भी करता है, ये भी करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, अर्थशास्त्री और इधर अर्थशास्त्रियों के नाम दिए हुए हैं, उनसे संबंधित आपको मैच करना है कि कौन किसने सिद्धांत दिया है। देखिए संतुलित विकास का सिद्धांत ये रेगनर नर्क्स के द्वारा दिया गया है। तो आप एक अथरी लगाइए, एक अथरी सिर्फ एक ही में है, डी में, आप इसको करेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे देख लीजिए बी का 1 यानी कि एशियन ड्रामा, ये आपका गुनार्ड मेडल। ठीक, और सी का 4 यानी असंतुलित विकास का सिद्धांत हार्समैन ने दिया है। और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये किसका है, रोस्टोव का, याद रखिएगा। संतुलित विकास वाला ये आपका रेगनर नर्क्स। ठीक, एशियन ड्रामा गुनार्ड मेडल, ये आपका संतुलित विकास हार्समैन, और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टोव। ठीक, करेक्ट ऑप्शन डी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछते हैं कि आप ये कौन जारी करता है, संस्था का नाम, तो IMF। ठीक है, याद रखिएगा IMF। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक मद पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, दो टाइप का होता है। ठीक है, प्राप्तियाँ, तो ये पूंजीगत के लिए पूछ रहा है, तो कौन सी रखी जाती हैं इसमें, तो ये ऋणों की जो वसूली है वो रखी जाती है इसमें। ठीक है, बाकी अन्य उसमें रखी जाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी ये सब राजस्व वाले हैं, जो GST कर और ये सरकारी उद्यमों से, ये सब राजस्व, मैंने बताया ना, पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं और एक होती है राजस्व प्राप्तियाँ। तो ये इसको पूछ रहा है, पूंजीगत पूछ रहा है, तो ऋणों की जो वसूली होती है उसी से आपका पूंजीगत में रखते हैं ये। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए तो कौन सा नहीं है, देखिए इसमें सुमेलित, तो इसमें देखिए ये फेमा ठीक है, ये सिडबी की स्थापना भी ठीक है, अग्रणी बैंक ये 1977 में नहीं है। ठीक है, ये आपका अग्रणी बैंक 1969 में है। ठीक है, बाकी ये सही है दोनों। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, आगे देखते हैं इधर। इंग्लिश वाला भी है, आप लोग अगर जिसको हिंदी में दिक्कत होती है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो वो आप PDF ले लीजिए, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को समावेशी विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखिए इसमें आर्थिक विकास की उच्च दर उसको किया जाता है, आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण बिल्कुल नहीं, ये केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण अगर होता तब तो सम्मिलित हो सकता था। बाकी ये सब ठीक है, यानी करेक्ट आंसर इसका बी होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो कौन सा है जिला, तो प्रयागराज है। ठीक, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में वैसे कितनी सीटें हैं, कितनी हैं, तो 401 सीटें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 403 मतलब मान सकते हो आप, लेकिन जो 403 बेसिकली। ठीक है, पहले कितनी थी, अभी वो समाप्त कर दिया ना, वो एंग्लो इंडियन वाला समाप्त कर दिया ना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सर्वाधिक यहाँ पे हैं, कितनी हैं, कितनी 12 प्रयागराज में। ठीक, आजमगढ़ में 10 हैं, कानपुर में 10 हैं, लखनऊ में 9 हैं। ठीक, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब यहाँ जनसंख्या भी काफ़ी बहुत ज़्यादा है। ठीक, राष्ट्रपति देखिए, अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य हैं ना, वो तो भाग लेते ही नहीं। तो ए गलत हो गया, आर सही। अगर आप ए गलत हो गया तो आर आपको पढ़ना भी नहीं है, आप सीधे सीधे ऑप्शन में जाइए और डी पे लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, इसी तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। लेकिन अच्छा पूछ क्या रहा है इसमें, सदस्य भाग, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भाग नहीं लेते हैं, मैंने बताया ना कि लेते ही नहीं है भाग। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए बाकी और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप पढ़ लीजिए कि राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विधान परिषद के तो कहीं लेते ही नहीं। ठीक है, विधानसभा के जो विधानमंडल में विधानसभा होता है उसमें तो लेते भी हैं, राष्ट्रपति वाले में, लेकिन परिषद वाले तो बिल्कुल ही नहीं लेते। ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता, यानी कि उसके लिए उसका अलग व्यवस्था है, इसमें नहीं, तो CAG को कर सकते हैं, राष्ट्रपति को कर सकते हैं, महान्यायवादी को तो ऐसे ही हटा दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, उसके लिए कोई मतलब संसद का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो है ही है, यानी करेक्ट आंसर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद हैं
वो आपके उच्चतम न्यायालय द्वारा हल किए जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, ये आपका अनुच्छेद 71 में दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 71 में, अनुच्छेद 72 में क्या है, ये राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं ना, उसमें ये सारे प्रावधान दिए गए हैं, ठीक। किसमें? अनुच्छेद 72 में, ठीक है। राज्यपाल का जो दिया गया है क्षमादान शक्ति, वो किस में है? तो वो है 161। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, मैचिंग में आ जाता है, डायरेक्ट भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसमें। लाइक कीजिए यार आप लोग, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो इसको लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। तो जानने का अधिकार है, बिल्कुल है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। ये धरना प्रदर्शन का अधिकार है क्या 66 में? देखिए बिल्कुल है, लेकिन शांतिपूर्ण, ठीक है जिसको बोलते हैं कि उसमें मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आप कर सकते हो धरना प्रदर्शन, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहाँ मतलब उपद्रव मचा दिए, ठीक है। और हड़ताल और बंद का ऐसा कोई प्रावधान कहीं नहीं है, ठीक है। जो आप देखते हैं कि हड़ताल और ये सब कहीं कोई फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, बाकी सब आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करवाता है? तो देखिए लोकसभा का सभा का जो अध्यक्ष होता है, बेसिकली वो लोकसभा का अध्यक्ष एज अध्यक्ष, मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि वो उस क्या बोलते हैं उस पर चुना जाता है। वो तो उन्हीं का सदस्य है, मतलब संसद का सदस्य ही है, और एज अ सांसद वो क्या लेता है, एज अ सांसद ही वो शपथ लेता है। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं करवाता उसको, याद रखिएगा। ये लोकसभा का जो है अध्यक्ष, ये आपका 93 में है अनुच्छेद, ठीक। तो ये याद रखिएगा, कोई इसमें नहीं देता है उसको, ठीक, क्योंकि वो लोकसभा के रूप में नहीं रहता ना, और मतलब कार्य भले करता है, वो चुना भी जाता है, लेकिन वो उसके लिए नहीं चुना जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि उन्हीं संसद जो सांसद सदस्य हैं उन्हीं में से एक को चुनते हैं वो लोग, तो वो पहले से ले लेता है। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए राज्य विधानसभा के संबंध में, तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है। यह एक स्थायी सदन है, ठीक है। इसे समाप्त नहीं किया जाता, ठीक है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो क्या है आपका 6 वर्ष होता है, तो बिल्कुल ठीक है। 2/3 सदस्य हर साल रिटायरमेंट होते हैं, ठीक। इसमें बोल रहा है कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, तो यही वाला तो गलत है। इसे समाप्त कर सकते हैं, विघटित नहीं कर सकते, ठीक है। इसका विघटन नहीं हो सकता, लेकिन समाप्त कर सकते हैं। आप देखिए अनुच्छेद और ये जो समापन है और बनाने का मतलब निर्माण और उत्सर्जन, ये निर्माण और मतलब हटाना, ये सब किसके उसमें है? संसद में, ठीक है। संसद के पास है शक्तियाँ। और राज्य विधानसभा से ये सारी जो क्रियाकलाप हैं इसके बारे में एक प्रस्ताव जो है पारित करके, विशेष बहुमत से पारित करके संसद में भेजा जाता है, ठीक है। केंद्र को भेजा जाता है और वहाँ संसद में फिर ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे मतलब बनाना है या इसको हटा देना है, ठीक। संसद द्वारा वर्ष 1966 में संघ एवं राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, तो ठीक है, व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 100 आर्टिकल 241 में ये संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी मतलब संघ राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, तो बिल्कुल ठीक है। ये दोनों कथन और कारण सही हैं। RA की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, आधे तक पहुँच गए हम लोग, 70, ठीक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्य महाधिवक्ता के संबंध में सत्य नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? देखिए अनुच्छेद ठीक दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राज्यपाल नियुक्त करता है, बिल्कुल ठीक है। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को सुनिश्चित किया गया, तो बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है, उसमें कभी भी हटा सकता है, कभी भी उनको बिठा सकता है, ठीक है। उसके वेतन भत्ते ये राज्यपाल निर्धारित करता है, तो ये गलत पूछा है, तो C वाला इसमें गलत होगा। संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों और उनके प्रमुखों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए तो कौन सा, देखिए इसमें सही सुमेलित नहीं है। कार्य संचालन समिति KM मुंशी, ठीक है। सदन समिति, सदन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें डाउट है, ठीक है। मूल अधिकारों की उप समिति ये JB कृपलानी, ठीक है। अल्पसंख्यकों की जो उप समिति वो HC मुखर्जी, ये ठीक है। सदन समिति ये सही नहीं है, ये इसके पट्टाभी सीतारमैया थे, ठीक। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। देखिए फिर अभिकथन और कारण देखिए,
लोक लेखा समिति का प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कही जाती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी ये जुड़वा बहनें हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि क्योंकि लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है। तो ये मतलब दोनों ही कथन एकदम सही हैं और आर जो है एक ही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, तो ये सारे जो पंचायती राज समितियां हैं, पीके थुंगन समिति ये ठीक है, अशोक मेहता समिति ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1977 में आई थी। ये एलएम सिंह भी ठीक है, पीके ये भी सही है। सबसे पहले जो आई थी वो कौन सी समिति थी? बलराम मेहता समिति। ठीक है, बलराम मेहता समिति, तो वो याद रखिएगा। उसके बाद वो कब आई थी? 1957 में। उसके बाद ये फिर आई थी अशोक मेहता वाली। ठीक है, ये बाकी ये एलएम सिंघवी, पीवी के ये सारे सब मैच्ड हैं। ठीक ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन से आधार हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता, यही दो हैं जिनके आधार पर उच्चतम न्यायालय के जो ये होते हैं न्यायाधीश, उनको जो है हटाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और ये जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे ये केसी नियोगी थे। दोनों कथन एकदम सही दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से आजकल बहुत प्रश्न पूछ रहा है, तो जितने भी आयोग हैं, एटलीस्ट जो संवैधानिक आयोग हैं, उनके पहले जो अध्यक्ष रहे हैं ना, उनको जरूर याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, 5 स्टार टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं उसको। ठीक, बहुत बार पूछा गया अभी हाल फिलहाल में इस तरीके से। देखिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन संविधान में भाग 14 का तथा अनुच्छेद 323 का जोड़े गए? तो ये संबंधित किससे हैं? ये अधिकरण से संबंधित है। ठीक है, ट्रिब्यूनल से, अधिकरण से संबंधित है। ठीक, और ये कब जोड़ा गया था? ये सब आपके 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, जब 1976 की बात आती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भैया? उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है उसको लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। इसी की वजह से आपका ये साउथ में जो तमिलनाडु और ये तमिलनाडु का जो तटीय एरिया और ये सब है, देखिए अभी भी कितनी बारिश हो रही है वहाँ पे, बाढ़ आ गई थी बीच में तो। ठीक है, एयरपोर्ट वगैरह सब मतलब एक तरीके से मतलब क्या बोलते हैं उसको जलमग्न हो गया था पूरा। ठीक है, देखा था ना आपने, सारी ट्रेनें फ्लाइट्स ये सब कैंसिल हो रही थी। ठीक, तो ये उसी की वजह से है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है इसमें से? तो ये 11.79% है, नगरीय जनसंख्या की बात कर रहा है। ठीक है, वैसे तो टॉप पे ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एवं अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 है, ये सब मैंने बता रखा है ताबड़तोड़ सीरीज में। भाग 2 में है नागरिकता और 5 से लेकर 11 तक। ठीक, ये याद रखेगा। अब इसमें देख लीजिए ये वाला बी, सूरत विभाजन के पश्चात उदारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए किस एक पत्र पत्रिका का ये स्थापना की गई थी? तो कौन सी पत्रिका थी? तो ये बॉम्बे क्रॉनिकल थी। और ये किसने निकाली, किसने थी? तो ये फिरोज शाह मेहता, नाम याद रखिएगा। ठीक है, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंश, ठीक है, ये क्या है, किससे संबंधित है बेसिकली? ये आपने एनडीसी सुना है? एनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड ये, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, एनडीसी किससे संबंधित है? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, हर एक देश ने जलवायु परिवर्तन के लिए एक एक अपना मतलब निर्धारित अंशदान निर्धारित कर रखा है। ठीक है, भारत के भी हैं। ठीक, अभी जो ये पंचामृत बताया था प्रधानमंत्री जी ने, पंचामृत, ठीक है, वो भी उसी का एक पार्ट ही है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक, उसमें जो चीज़ें बताई हैं जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित हैं वो सब। ठीक, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो वो 91 किलोमीटर। ठीक है, फ्रिएटोफाइट्स पौधे ये जो हैं ये किस टाइप के हैं, कहाँ उगते हैं? तो मरुस्थल में उगते हैं। ठीक है, फ्लाउड कमीशन, ये जो फ्लाउड कमीशन है ये किससे संबंधित है, बेसिकली किस आंदोलन से प्रेरित था? तो ये तेभागा आंदोलन। और ये हुआ कहाँ था तेभागा? 1946 में ये बंगाल में हुआ था ये। ठीक है, 1946 में बंगाल में। ठीक है, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कंपाराम सिंह, भवन सिंह। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आप लोग अगर देखेंगे उसको यूट्यूब में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, अच्छी मूवी बनाई है वो। अभी मतलब एक तरीके से उनके ऊपर ही दिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली क्या था यहाँ पे, किसान को उपज का 2/3 हिस्सा उनको न दे करके
उनको बहुत कम दिया जा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से ये तेभागा का वो कर रहे थे ना कि तीसरा भाग चाहिए, ठीक। तो आज भी देखिए वो तिभागा आज भी चलता है कहीं कहीं, ठीक। आधा और तिभागा बोलते हैं ना, अधिया खेत दिया हुआ है, तो वो तिभागा और आधा अभी भी चलता है, ठीक है। ये 1946 में कहाँ हुआ था, बंगाल में, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक सहयोगी संस्था का उद्देश्य विकासोन्मुख देशों के लिए सरल शर्तों पर सस्ते दीर्घकालिक ऋणों की व्यवस्था की गई है। तो ये किसके बारे में बेसिकली बात कर रहा है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको बेसिकली जो है ये सुलभ ऋण खिड़की भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सुलभ ऋण खिड़की, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसमें सूची को मैच करना है, झील और जिला, कौन सी झील कहाँ पे है ये देखिए। तो देखिए गौर झील कहाँ पड़ती है आपकी, ये गौर झील आपकी, ये एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है ऑप्शन भी। गौर झील आपका रामपुर में है, बिल्कुल ठीक है। कुंद्रा सागर ये उन्नाव में, ठीक है। बेला सागर महोबा में, सागर वागर जहाँ भी दिखे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सागर अगर दिखे तो महोबा लगा सकते हो आप, ठीक है। वल्हापारा ये कानपुर में है, तो ये आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। बी नहीं, सी, ठीक है। 1 2 3 4 पूरा ही है ना, तो सी वाला, ठीक है। किलोसिस ये पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। ये तो मतलब PYQ ही है एक तरीके से। ये किलोसिस है क्या ये, तो राइबोफ्लेविन। ये क्या है, तो भैया विटामिन B2 का नाम है ये, ठीक है, विटामिन B2, ठीक। थाइमिन क्या है, ये विटामिन B1, ठीक है। नियासिन क्या है आपका, ठीक है, ये आपका B3, ठीक है, ठीक, याद रखना आप, ठीक। थाइमिन से ये बेरी बेरी, और नियासिन से कौन सा होता है, पेलेग्रा, ठीक। ये रोगों के नाम याद रखिएगा। ये कौन सा है, सी है, स्कॉर्बिक स्कर्बी एसिड, ठीक है। स्कर्बी नामक रोग जो होता है, विटामिन सी, ठीक है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन आती है, नाडा, नाडा ही है ना ये, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके उसमें आती है, ये किसके मंत्रालय के, तो खेल मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत। जनगणना 2011, देखिए जनगणना बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, कम से कम 8 से मतलब 5 से 7 प्रश्न, 8 प्रश्न आते हैं इससे। सेंसस बहुत अच्छे से तैयार करना, यूपी सेंसस और सेंटर पूरा दोनों का, मतलब इंडिया और ये दोनों का, यूपी का बहुत अच्छे से तैयार करना, क्योंकि इससे 7 8 प्रश्न आएंगे और ऐसे प्रश्न रहेंगे कि आप मतलब गलत कर जाओगे। तो इस तरीके से तैयार करिए कि बिल्कुल भी इससे गलत ना हो। चलिए देख रहे हैं, यूपी का इसमें अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात पूछा है, तो ये 951 है। वैसे कितना है यूपी का, तो वैसे 912 है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। चलिए इंडिया का कितना है, इंडिया का 943 है, ठीक है। ये कई सारे फैक्ट्स बताता हूँ मैं, उसको आप लोग लिख लिया करिए अगर नहीं पता तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, देखिए इसमें से, तो रोग और प्रभावित अंग दिया हुआ है, कौन सा नहीं है, देखिए रेबीज, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम पे काम को करता है, प्रभाव डालता है। इन्फ्लुएंजा श्वसन मार्ग पे, ठीक है। सिफिलिस जननांगों पर। टाइफाइड फेफड़ा नहीं होता भैया, टाइफाइड जो है ये आपका लीवर वगैरह पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। टाइफाइड आंत पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंत पे भी, ये फेफड़ा पे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन दुग्ध जनित हार्मोन है, दुग्ध जनित हार्मोन है, मतलब ये लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ये, ठीक है। कौन सा, LTH, ठीक, लैक्टोजेन, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए, तो ये दिया हुआ है प्रदूषक और कहाँ से निकलते हैं, तो देखिए सल्फ़र ये जो है ये, ठीक है, ईंट के भट्टे से सल्फ़र डाइऑक्साइड। नाइट्रस ये जलमग्न धान, ठीक। मीथेन भी निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता है, ठीक है। ये CFCs जो है ये आप देखिए जो कूलिंग अप्लायंसेस हैं, ठीक है, जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब से निकलता है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये या मैच नहीं है इसमें, बाकी सही है। हाइग्रोमीटर की सहायता से क्या चीज़ हो, किस प्रकार की आर्द्रता मापन किया जाता है, तो जो हाइग्रोमीटर है वो सापेक्षिक या सापेक्ष आर्द्रता जो है, ये आपेक्षिक आर्द्रता का मापन करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद, ODOP, ये कब शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा 2018 में ये शुरुआत हुई थी। ये 75 जिलों में 75 उत्पाद हैं, इनको याद कर लीजिएगा। याद मतलब ऐसे पूरा नहीं याद होगा तो कुछ कुछ तो ज़रूर याद कर लीजिए जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर
जैसे मैचिंग में देगा देगा ये बेसिकली 4 इधर 4 इधर प्रोडक्ट देगा जिले, तो एटलीस्ट आपको 2-3 तो ऐसे आएंगे उसमें से जो याद रहेंगे, ठीक है। तो पूरे ना याद हों तो कुछ मुख्य मुख्य जरूर याद कर लीजिए, मैंने ताबड़तोड़ में करवाए भी हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, हाँ, तो ये पूछ रहा है कि बेसिकली ये क्या करता है, ये उत्पादों का विशेष के चिन्हांकन में क्या प्रमुख आधार क्या है, तो ये सारे ही हैं इसमें, ठीक है। रोजगार सृजनशीलता भी है, विकास संभाव्यता भी है, विपणन सामर्थ्य भी है, सब है। परमाकाष्ठ क्षेत्र होता क्या है ये बेसिकली, तो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मतलब बहुत अधिक ये मतलब समय से बर्फ़ वहाँ एकदम जम करके एकदम पत्थर टाइप हो जाए इस तरीके से, तो इस तरीके से जो सतह जो कम से कम 2 साल या उससे अधिक समय तक पूरी तरह से जमी रहे उसको परमाकाष्ठ बोलते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए रानीपुर चित्रकूट में है, ठीक है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कछुआ ये जो है केंद्र आपका वाराणसी में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। महावीर सोनभद्र में नहीं है ये, ठीक। किशनपुर तो आपका लखीमपुर में है, बिल्कुल सही है। महावीर फिर कहाँ है, किशनपुर ये कहाँ है, तो ललितपुर में, ठीक है, ललितपुर में, सोनभद्र में नहीं है, ठीक। देखिए कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में गाडगिल फार्मूला, मुखर्जी फार्मूला इस्तेमाल किया गया था, बेसिकली किस लिए, तो केंद्र से राज्यों को वित्तीय सहायता आवंटित करने के लिए, ठीक, गाडगिल फार्मूला। कैमरा तथा दूरबीन के लेंस में कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, इस तरीके का जो कांच है वो फ्लिंट कांच होता है, जो कि कैमरा दूरबीन के लेंस बनाने में काम आता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फ्लिंट अलग अलग है, ठीक है, इसमें जैसे ये क्रुक्स वाला कांच है, पायरेक्स कांच है, ये सब मैंने बता रखा है उसमें, ताबड़तोड़ सीरीज़ देखिए आप, उसमें सब मैंने बता रखा है कि कौन सा कांच कहाँ यूज़ होता है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो इसमें सबसे उच्च गलनांक वाली कौन सी धातु है, इसमें देखिए सबसे उच्च गलनांक वाली और सबसे विषैली जो धातु है, ठीक है, सबसे विषैली धातु कौन सी है, सबसे उच्च गलनांक क्या है, तो ये आपका टंगस्टन है, ठीक। सबसे विषैली धातु कौन सी आती है इसमें, न्यूनतम घनत्व वाला तत्व तो ठोस वाष्पशील अधातु, ये तो आपका आयोडीन होगा, डी का 3, थोड़ा छोटा करते हैं तो ऑप्शन दिख जाए, ऑप्शन दिखने से आपको एकदम मतलब एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हो, तो ठोस ये डी का 3 देखिए एक ही में है ही है आप सीधे निकालिए और आगे बढ़िए, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सी वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे उच्च गलनांक ये टंगस्टन, विषैली धातु आपका ये प्लूटोनियम, ठीक है, न्यूनतम घनत्व वाला जो है वो हाइड्रोजन, ठीक, ये चीज़ याद रखना, सी है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 100 पहुंच गए भैया हम, ठीक है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये पहल किसकी है, बेसिकली ये यूएनडीपी की है, ठीक, किसकी है, यूएनडीपी की, तो ये याद रखिएगा, ये अभी भी चर्चा में रहा है, ठीक है। भारत जो है इस कार्यक्रम को सपोर्ट करता है ये बेसिकली, ठीक है। ये क्या करता है कि लोगों को टैक्स के बारे में, टैक्स और ये सब क्षेत्रों में इसको मतलब कई देशों से ये संपर्क करके, संपर्क इन द सेंस मतलब ये सहयोग करके और उनको इस क्षेत्र में कितना बेहतर वो कर सकते हैं किस तरीके से, वो सारी चीज़ें बताता है ये, ठीक है। तो ये यूएनडीपी द्वारा ये चला जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले किसी एक कंट्री के साथ किया है, वो कंट्री का नाम बताइएगा आप, ठीक है, कौन सी कंट्री है वो, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, 2-4-10 दिन पहले की बात है ये। बी शिवरामन समिति का संबंध किससे है, तो ये याद रखिएगा नाबार्ड, ठीक है, बी शिवरामन, नाबार्ड जी, नाबार्ड जो स्थापना हुई, ठीक है, इसी समिति से हुई है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बी शिवरामन समिति किससे संबंधित है, तो नाबार्ड की स्थापना से याद रखिएगा, ये 1982 में स्थापित हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए नगर और कस्बा दिया हुआ है और नदी किस नदी के किनारे बसे हैं, जैसे बिठूर गंगा, प्रतापगढ़ सई, कौसाम्बी जो है यमुना नदी, ठीक है। जौनपुर राप्ती नहीं है, राप्ती के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है, ठीक है, कौन सा बसा हुआ है, गोरखपुर। और जौनपुर किस पे है, तो जौनपुर जो है ये गोमती, जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ठीक है, इधर से निकलते हुए फिर आगे जाके गंगा में ही मिल जाती हैं, ठीक है, गाजीपुर में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें जो नॉट करेक्टली मैच्ड है वो ये है जौनपुर राप्ती, ठीक है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, ठीक। विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि आदि की जांच में किससे किस तरीके से की जाती है, तो ये याद रखिएगा, ये ऑटो एनालाइज़र बोलते हैं इसको, ठीक है, उसमें ये सारी जाँचें की जाती हैं, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरीके हम कई बार ध्यान से नहीं पढ़ते हैं प्रश्न को और गलत कर जाते हैं। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो वर्ड है इसको ध्यान रखिएगा, ये शाहजहाँपुर में है। ऐसे शुगर केन वाला ये मत समझ लीजिएगा कि ये लखनऊ में है या कानपुर में है, इस तरीके से मत करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही मतलब ईजी इसको आप कह सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको जो नियम है मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वाला नियम लगाया करिए आप लोग, बडमास, ठीक है। इससे आपका एकदम ईजी और सरल तरीके से और एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। पहले आपको ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन, यानी घटाव सबसे लास्ट में होगा। ये वाला क्रम आप आजमा के देखिए और यहाँ पे रख लीजिएगा प्लस माइनस जो भी ये बोल रहा है ना, पी की जगह पे प्लस, आर की जगह पे एक्स, एस की जगह पे ये, टी की जगह पे डिवाइड, इसके हिसाब से जब रख लेंगे आप तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 55, ठीक है। बहुत ईजी है, उसमें कुछ बताने का है ही नहीं, ठीक। देखिए एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वें स्थान पर है, ठीक है, शैलेश का ऊपर से 7वां स्थान है, ठीक है, और अनुपम का नीचे से 18वां स्थान है, ठीक। सुरेश ये हो गया। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। यानी कि अगर आप देखें तो सुरेश का जो स्थान है वो शैलेश से 7 क्रम ऊपर है, यानी कि अगर आप कर दोगे इसमें सुरेश का स्थान कैसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा। इसमें समझने की कोशिश करिए कि 7वां स्थान है किसका, शैलेश का, और 15 स्थान पर वो है सुरेश की बात कर रहा है, 15 श्रेणी नीचे है, तो टोटल कितने हो गए इधर, 22 हो गए ये, ठीक है। अब इसी तरीके से निकालिए सुरेश का नीचे से स्थान कैसे आएगा, सुरेश का नीचे से स्थान कैसे आएगा, तो अनुपम नीचे से 18वां स्थान है, प्लस 2 उससे नीचे है ये 2 श्रेणी, तो कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। और एक स्थान इसका, अब ये दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20 और 22 जोड़ोगे तो 42 आएगा। एक स्थान क्योंकि वो इसका 2 बार ऐड हो रहा है, तो एक माइनस कर दो इसमें से, तो ये आपका 41 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका इसमें सी, ठीक है। इसको किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका कोई मतलब एकदम एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, आप आपके हिसाब से कर सकते हो। आप आंसर से भी आप ये जो दिए हुए हैं ऑप्शन, उनसे भी आप उत्तर निकाल सकते हो, ठीक। देखिए सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो तो कौन सा है, ये तो 2 है ये, ठीक है। इसमें जो सबसे छोटी और अभाज्य ऋणात्मक ना हो तो वो 2 है, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें ये सीरीज़ दी हुई है, इसको देखेंगे तो 20, 6, 26, इधर 12, 32, 42, तो इधर 114 में से 42 माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा, इसमें से माइनस करके देख लीजिए आपको, तो इसमें आपको 72 आएगा, ठीक है, 114 की जगह पे। फिर यहाँ पे एक सीरीज़ दी हुई है, एक्स के स्थान पे आपको इसमें नंबर बताना है, ज्ञात करना है। तो इसमें सीरीज कौन सी चल रही है, कि ये चल रही है, जैसे यहाँ पे 8 2 है ना, 8 2 का कैसे लिख सकते हो, 8 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है, 16। और 8 2 को जब मतलब 8 + 2 करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा ये। इसी क्रम में देखिए आप ये अगर 44 को देखेंगे तो कितना आएगा, 4 + 4 करोगे तो 8 आ जाएगा, और 4 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। इसी तरीके से यहाँ कर लीजिए आप, 9 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 36, और 9 + 4 करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, डी, ठीक है। वास्तुकार भवन निर्माण करता है, मूर्तिकार क्या बनाता है, तो प्रतिमा बनाता है मूर्तिकार, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल से है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अभ्यास से आएगा, अभ्यास। अच्छा एक चीज़ और, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, जो स्पेशली जो आर के लिए है, उसमें जितने भी ये पोर्शन दिए हुए हैं, कौन से, ये रीजनिंग और ये मैथ्स वैथ्स वाले, ठीक है, उनको आप पूरा लगा डालिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप उनको भी 1 से 2 बार हल कर लेंगे तो यकीन मानिए 12 प्रश्न आते हैं, 12 प्रश्न में आपके 12 के 12 प्रश्न सही हो सकते हैं, और ये सबसे अच्छा तरीका है नंबर जो स्कोर करने का। और ये प्री और मेंस दोनों में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं कि आप प्री में छोड़ देंगे, प्री में कैसे भी करके निकल जाएंगे और मेंस में तो 120 नंबर का ही होता है जीएस, और उसमें अगर 10 से 12 नंबर ये आ गया तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर लगा लीजिए आप पूरा एक, ठीक है, जितने भी हैं उसमें, रीजनिंग मैथ्स ये सब जितने भी आ रही हैं इसमें, डायरेक्शन वाले, क्लॉक वाले, जितना भी आया है उसमें सब लगा डालिए उसको, ठीक है। देखिए इसमें एक श्रेणी दी हुई है, तो इसमें ये कौन सी श्रेणी चल रही है, देखिए अगर आप गैप देखेंगे इसमें तो कैसे चल रहा है, 5 के बाद 6, 5 6 11, 11 के बाद 6 17, 17 के बाद 6 23, फिर 41 आ गया,
तो 41 इसमें वैसे तो मेरे हिसाब से इसमें 6 के बाद 29 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, इसमें 6 के बाद 6 के हिसाब से ही चल रहा है इसमें, लेकिन चूंकि यहाँ पे 41 आया है, ठीक है, इसमें 41 आया है, तो इसमें किस हिसाब से श्रृंखला आगे बढ़ रही है, ये एक अभाज्य श्रृंखला छोड़ के चल रही है, ठीक है, तो इसमें 31 आएगा ये, ठीक, 31 आएगा, फिर 41 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 112 में क्या दे रहा है, ये एक सीरीज, अब आपको इसमें थोड़ा रख के मतलब एक एक ऑप्शन से देख देख के बनाना पड़ेगा कौन सी सीरीज बन रही है, तो ये ए बी सी बनेगी, फिर ए सी बनेगा, फिर बी सी ए बनेगा, ऐसे ऐसे करके बनेगा, ठीक है, ए बी सी ए, फिर सी ए बी और सी बी, ऐसे करके बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी ए बी सी, ठीक। ये इस तरीके से एक प्रश्न जरूर पूछता है। देखिए, यदि किसी महीने का प्रथम दिन बृहस्पतिवार है तो 16 तारीख से 5वां दिन कौन सा पड़ेगा, तो देख लीजिए, पहले दिन बृहस्पतिवार यानी कि फर्स्ट डे यानी फर्स्ट तारीख को बृहस्पतिवार पर गया, तो अगला देखते जाइए, सब में साथ साथ ये प्लस करते जाइए, ये 1, उसके बाद 8 को आएगा बृहस्पतिवार, फिर कब आएगा 8 7 15 को आएगा, ठीक है, 15 को, 16 को क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा, ठीक। ये सब क्या मैंने काउंट किया, साथ साथ प्लस करते चले गए तो बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो 15 को बृहस्पतिवार, 16 को शुक्रवार, तो 16 को शुक्रवार, और ये बोल रहा है कि 16 तारीख से 5वां दिन, यानी कि इससे आगे 5वां दिन लेके जाइए आप, तो 16 से 5वां दिन 17 18 19 20 और एक 16 तो रहेगा ही, 16 से बोल रहा है ना, तो 5वां दिन अब यहाँ शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, तो इसमें मंगलवार, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, बी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो आप, ठीक, तो ऐसे ही निकालना है। यदि दो संख्याओं का योग 10 है और उनके वर्ग का योग 52 है, बहुत इजी प्रश्न है, आप निकाल सकते हैं इसके, उनका योग आप निकाल लीजिए 10, तो देखिए इसमें ऑप्शन से निकाल लीजिए आंसर, जैसे 6 4 10 होता है और 7 3 10 होता है, तो आप ये उनका वर्ग भी जोड़ लीजिए, जैसे इसका जोड़ेंगे 3 3 9 प्लस 7 7 49, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 9 9 18 58 हो जाएगा ना ये, और ये अगर जोड़िए 4 चौक 16 और 6 छंग 36, तो ये कितना होगा, 52 होगा, ठीक। तो यानी कि करेक्ट आपका ऐसे भी निकाल सकते हो आप, इजी एकदम, मतलब आप ऑप्शन देख के आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं ना, उसमें आप स्वयं को उस स्थान पर रख करके और अपने ही रिलेशनशिप में इसको देखा करिए, तो बहुत इजी उसमें निकाल लेंगे आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, देख लीजिए, इसमें कौन सा पूछ रहा है कि, बोल रहा है कि इसका पिता जो है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है, जो मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो ये उसका पिता ही तो हुआ ठीक है। वो घुमा के ऐसे बोलता है कि गोपाल और गोविंद का क्या संबंध है, तो वो उसका पिता ही है, वो गोपाल गोविंद, ठीक, याद रखिएगा, उसको निकाल लीजिएगा, आ जाएगा उसमें, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए इसमें अब इकाई का अंक क्या होगा, ये जैसे आप लोग जो एसएससी वगैरह की जो तैयारी करते हैं, ये सब बहुत उनके लिए ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, इसको मतलब आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ, यहीं पे दे दे रहा हूँ, इसी में आप देख लीजिएगा ये, ठीक है। तो ये वाला जो 116वां नंबर क्वेश्चन है, उसका आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, मैं आपको इससे बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए, एक लड़का अपने घर से निकलकर 30 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलता है, आप इसको मैप बना लीजिए, ठीक है, एक साइड में, इसमें बहुत ईजी है ये, ठीक है, जैसे ये ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, इस तरीके से बना के रखिए। ये बोल रहा है कि 30 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, तो चला दो भैया, उत्तर पश्चिम किधर होगा, देखिए उत्तर पश्चिम ये है ना, उत्तर और पश्चिम ये वाली दिशा ऐसे आएगी, उत्तर पश्चिम है ना। फिर बोल रहा है कि आपका फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, तो यहाँ भी 30 मीटर चला, और दक्षिण पश्चिम यानी कि किधर हो गया, दक्षिण और पश्चिम ये ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है, दक्षिण पश्चिम ऐसे हो गया, ठीक। फिर वह क्या है, पुनः 30 मीटर दक्षिण पूर्व में चलता है, अब दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया ऐसे चलेगा ये, ऐसे, यानी कि इस तरीके से चलेगा ये, ऐसे ऐसे चलेगा ना, दक्षिण पूर्व मतलब इधर ऐसे ही तो होगा, दक्षिण पूर्व, ये एक मिनट, इस तरीके से नहीं, एक सेकंड, दक्षिण और पूर्व ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक है। फिर वह अपने घर की तरफ मुड़ता है
और उसका अपना घर किधर है, ऐसे है, ठीक, यहाँ पे है ना उसका घर, तो उधर मुड़ता है बोल रहा है, तो वह किस दिशा में मुड़ा, तो उत्तर पूर्व में मुड़ गया। देखिए आप इसको इसको ध्यान में रखेंगे तो अपने आप कर ले जाएंगे, अगर उससे हटेगी नज़र तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, याद रखिएगा 1986 में पारित हुआ था, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखिए, तो देखिए इसमें कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए स्कैरी ये सागरी स्थलाकृति है, युवाला ये कास्ट स्थलाकृतियाँ हैं, ज्यूजेन ये मरुस्थल में पाई जाती हैं आपकी, अवमुंडन ये आपका अवमुंडन कुंड हिमानी स्थलाकृति है। ये जो अवमुंडन ये है स्थलाकृति है, ये प्लंज पूल बोलते हैं इसको, ये रिवर के द्वारा बनती है, ठीक है, प्लंज पूल बोलते हैं, PLU, ठीक है, PLUNGE, ठीक है, प्लंज पूल, ठीक है, ये होता है ये। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये हिमानी स्थलाकृति नहीं है, ये बेसिकली क्या है, नदी, ये नदी के मार्ग में ये बनता है, ठीक है, तो ये याद रखेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए 120वां, निम्नलिखित में से किस एक ने निर्दलीय यानी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। कौन थे भैया जो कि निर्दलीय लड़े थे, तो ये मतलब बहुत फेमस रहे हैं, याद रखिएगा इनका, ये वीवी गिरी रहे हैं, ठीक है, ये वीवी गिरी जो कि निर्दलीय लड़े थे ये, ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में याद रखिएगा, ये निर्विरोध चुने गए थे, ये भी पूछा जाता है निर्विरोध कौन चुना गया था निम्नलिखित में से, तो ये याद रखिएगा, ठीक। अक्टूबर 2023 में चौथा जो विश्व सांस्कृतिक महोत्सव हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था, वाशिंगटन DC में हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको। और इसमें खास बात ये है कि इसका जो आयोजन हुआ था ये श्री श्री रविशंकर जी द्वारा करवाया गया था, और उनकी एक संस्था है, मानवतावादी गैर लाभकारी संगठन है एक, जिसको आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से जानते हैं, वो उसके उनके द्वारा ये उस संस्था के द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अक्टूबर 2023 में DRDO द्वारा निर्मित एंटी टैंक माइंस को भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया। तो क्या है उसका नाम, बेसिकली क्या है, तो विभव, इस तरीके से पूछता है, ऐसे भी पूछ सकता है उल्टा कि विभव क्या है इनमें से, तो कुछ दे देगा, फिर उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा एंटी टैंक माइंस, ठीक है, तो ये याद रखेगा कि विभव जो है ये एक एंटी टैंक माइंस है ये, ठीक है। अक्टूबर 2023 में अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये बेसिकली किस देश की हैं ये क्लाउडिया, तो ये याद रखिएगा ये USA की हैं ये, ठीक, अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन, ठीक है। देखिए इसमें सितंबर में 2023 में सिम्बैक्स जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज नौसैन्य अभ्यास है, बेसिकली किन किन देशों के बीच में हुआ, तो एक तो भारत है ही है इसमें, और इसमें सिंगापुर है ये, ठीक है, द्विवार्षिक होता है, भारत और सिंगापुर, याद रखिएगा इसको। हुआ कहाँ था इस बार, ये इस बार जो है ये दोनों सेनाओं के बीच में ये नौसैन्य अभ्यास हुआ था, और ये मतलब बेसिकली क्या होता है, जो सेनाओं का या आपसी देशों के बीच में सामंजस्य बढ़ाने के लिए किया जाता है ये, ठीक है, पारस्परिक जो आपसी समझ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा 94 से ये शुरू हो रही है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने पुरुष हॉकी 5 एशिया कप जीता, तो ये याद रखिएगा पाकिस्तान को हराया था इसमें और जीत लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बनी है, तो महत्वपूर्ण है, पहला जो भी होता है कहीं भी हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, पहला जो होता है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाने की उसकी संभावना होती है, तो ये डैनियल मैकगाहे हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ये कहाँ पे कौन सी टीम में शामिल हुई हैं, तो ये याद रखिएगा कनाडा की टीम में T20 महिला टीम में ये शामिल होने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला हैं कनाडा की T20 टीम में, ठीक, ये याद रखिएगा, कनाडा की हैं, क्या पता देश पूछ ले तो कनाडा की याद रखिएगा, ठीक। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों हेतु गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा कंफ्यूज मत होइएगा, गुरु गोरखनाथ बोर्ड जो है ये राजस्थान द्वारा ये पिछड़े वर्गों हेतु स्थापित किया गया, तो ये गुरु गोरखनाथ समझ के सिर्फ यूपी देख के टिक मत मार दीजिएगा, ठीक है, इसमें राजस्थान आएगा, ठीक। कमेंट कीजिएगा राजस्थान में अभी कौन बना है मुख्यमंत्री, ठीक है, जो नए 3 मुख्यमंत्री 3 राज्यों में बने हैं, 5 राज्यों में 4 राज्यों में, उनका सबका नाम कमेंट करिएगा आप लोग, देखिए आप लोग कितना अवेयर हैं, ठीक है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बना है, तो ये याद रखिएगा ये बेंगलुरु बना है ये, ठीक, विश्व कल्चर
विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बना है। ठीक है, 40 शहर हैं बेसिकली इसमें, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसमें ये भी शामिल हुआ है। जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में एक शांति समिति का गठन किया गया? तो याद रखिएगा ये अनसुईया उइके। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, अनसुईया उइके। इनकी अध्यक्षता में जो है वहाँ पे ये शांति समिति एक बनाई गई है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये वहाँ के बेसिकली क्या है, वहाँ की ये राज्यपाल है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रूट पर दिसंबर 2023 तक देश की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। तो ये याद रखिएगा, जो कालका शिमला हेरिटेज सर्किट है उस पर ये चलेगी। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा शिवशंकरी को। इनकी जो कथा वो है, मतलब कहानी है, सूर्यवंशम आत्मकथा है बेसिकली, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। मार्च 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसको कहते हैं, वो ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। उसमें पूछा है कि कौन सा देश जो है वर्ष 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो कौन सा बना है? तो ये भारत ही रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा 18 से 22 तक के बीच में। जून जुलाई 2023 में एसएस सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी। एसएस जो है वो किसके किसके बीच होती है? तो ये बहुत बड़ी ये क्रिकेट राइवलरी है बेसिकली, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये मतलब हो सकता है इस तरीके से पूछ ले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 मैच होते हैं इसमें, बेसिकली टेस्ट सीरीज है ये। अगस्त 2023 में प्रसिद्ध प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेसर पाठक का निधन हो गया। उनके द्वारा किस संस्था का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा सुलभ इंटरनेशनल का गठन किया गया था। ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल का, तो ये महत्वपूर्ण है। सितंबर 2023 में निम्नलिखित भारतीय स्मारकों में से किस एक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो ये शांति निकेतन को सम्मिलित किया गया है। ये बेसिकली बंगाल में है ये, और ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये स्थापित की गई थी। तो इसको जो है ये 41वां ये यूनेस्को हेरिटेज बनी है भारत की। ठीक है, 42वीं भी इसके बाद डिसाइड हो गई है, तो वो भी याद रखिएगा। वो कौन सा बना है आप कमेंट करके बताइए। अच्छा, इससे अच्छी भी, मतलब इससे जो सही और अच्छा जो इससे एक प्रश्न बन सकता है कि किस इस बैठक में इसको किया गया था? तो जो 45वां सत्र हुआ था, और वो कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, 45वां सत्र, उसमें इसको डिसाइड किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 2018 या 19 में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि कौन से किस बैठक में हुआ था ये, तो वो 45वीं बैठक जो कि सऊदी अरब में। ठीक, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का 13वां देश बना है? तो ये भारत बन गया है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2023 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 विश्व के रहने योग्य शहरों की सूची निम्नलिखित में से किस एक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कौन सा है? वियना। वियना काफ़ी टाइम से टॉप पे ही रहता है वो बेसिकली। ठीक है, या तो टॉप पे रहेगा या दूसरे तीसरे नंबर पे रहेगा। वियना शहर वो लिवेबिलिटी इंडेक्स में हमेशा टॉप पे ही रहता है ये। ठीक है, EIU द्वारा ये जारी किया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अंतिम स्थान पर इसमें कौन सा है? सीरिया में दमिश्क शहर है सीरिया का, वो है ये लास्ट स्थान पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2023 में जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण के मामले में भारत शीर्ष पर रहा। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखिएगा, जो ये माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट है, ये बेसिकली आपकी विश्व बैंक समूह द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसी तरीके से पूछा जाता है, क्या पता मैचिंग में दे दे, इधर 3-4 रिपोर्ट दे देगा और इधर जारी करता, अब आप मैच करो उसको, या कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे करके भी पूछ सकता है। मई 2023 में क्वाड लीडर्स समिट आयोजित हुई थी, कहाँ? हिरोशिमा में। ठीक है, क्वाड में बेसिकली 4 देश हैं, कौन कौन से? जापान, USA, भारत और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड में। ठीक, तो ये याद रखिएगा, हिरोशिमा में हुआ था लास्ट। अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में कौन से 2 भारतीय शामिल हैं? तो ये महत्वपूर्ण है, शाहरुख खान और SS राजामौली को इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये याद रखिएगा।
इस तरीके से 140 प्रश्न पूरे करवा दिए मैंने आपके, ठीक है। आई होप कि ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ ज़रूरत समझा, जहाँ ज़रूरत लगी, उस हिसाब से मैंने व्याख्या भी की है। इसको लाइक कीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में और टाइम भी लगता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आप लोगों के लिए ही ये सब किया जा रहा है, ठीक है। इससे बहुत कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत कोई मतलब क्रांतिकारी ऐसा परिवर्तन नहीं ला रहा है, लेकिन ये आप लोगों के लिए मैं एक मतलब बेहतरीन संकल्पित एक प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि लाभ हो सके आप लोगों को, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों में और सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।